आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मौर्यास का डिक्लाइन कैसे हुआ, उनके डिक्लाइन के पीछे व्हाट वर द प्रोमिनेंट रीजंस, प्रोमिनेंट फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर. Right, so this will be our concluding class as far as Mauryan Empire is concerned. In next lecture we will start with Central Asian conquest. तो ये जब reasons पढ़ते हैं, there are multiple reasons as to why Mauryas vanished, Mauryan Empire declined. ठीक है, तो उसमें से कुछ prominent reasons हम देखने की कोशिश करते हैं. पहला जो reason है वो हम पढ़ेंगे, that is Brahmanical reaction. Right. अशोका प्रमोटेड बुद्धिज्म. अशोका ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, उसको पैट्रोनाइज किया. हमने पढ़ा था कि अशोका की जो पैट्रोनेज थी, हाउ इट एक्सटेंडेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपाज अक्रॉस द एम्पायर. स्तूपा बनाए गए, फॉर एग्जांपल सांची स्तूपा, बरहुत स्तूपा, दीज वर कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका. राइट. रॉक कट केव्स बनाई गई. रॉक कट केव्स किस लिए बनाई गई? बिकॉज द मॉन्क्स क्या थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे इन ऑर्डर टू प्रीच और स्प्रेड बुद्धिज्म. तो उनके रेस्ट के लिए भी क्या है, हिल्स में क्या है, हिल्स के अंदर केव्स कट की गई. राइट, सो एज टू प्रोवाइड शेल्टर टू द वॉन्डरिंग मॉन्क्स. तो इसमें भी पैसा लगा. और मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी बुद्धा ने प्रमोट किया. ठीक है, तो ये पैट्रोनेज बुद्धा ने आपका अशोका ने बुद्धिज्म को एक्सटेंड किया. सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि अशोका वांटेड टू प्रमोट बुद्धिज्म एज वर्ल्ड रिलीजन. और अशोका ने पोस्ट कलिंग वॉर ही रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ भैरी घोष, दैट इज कंक्वेस्ट बाय वार, और उसको रिप्लेस करके ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धम्म घोष व्हेन ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म. सो ही वांटेड टू कंकर द वर्ल्ड नॉट on the basis of war but on the basis of winning heart and minds of the people through ideological pursuits, you could say, through spreading Buddhism and Buddhist ideology. He wanted to rule over the world, right? So it was moral conquest. तो वर्ल्ड रिलीजन, इसलिए हमने ये भी देखा था उनको यूनिवर्सल मोनार्क बोला जाता है और चक्रवर्ती सम्राट बोला जाता है. थर्ड, उन्होंने ह्यूज डोनेशंस भी दी मॉन्क्स को. राइट, और इतनी ज़्यादा डोनेशंस दी गई कि इससे ट्रेजरी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था. ठीक है, सो अशोका वांटेड टू क्रिएट हिज लिगेसी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, सो एज टू प्रमोट मॉरल कॉन्क्वेस्ट और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म एज अ वर्ल्ड रिलीजन. नाउ इससे क्या हुआ कि अशोका ने, इवन तो हमने ये भी पढ़ा था कि अशोका प्रमोटेड रिलीजियस हार्मनी, रिलीजियस टॉलरेंस, लेकिन क्या हम उनको सेकुलर बोल सकते हैं? नो, वी कांट टर्म्स अशोका एज सेकुलर बिकॉज वहां पे स्टेट रिलीजन ही बुद्धिज्म है. सो इट वाज नॉट ए सेकुलर स्टेट एंड अशोका वाज नॉट ए सेकुलर किंग. सेकेंड, इवन अगर आप इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म के हिसाब से भी इसको डील करेंगे तो इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म आर्टिकल 25 to 28 that deals with 25 to 27 that deals with the religion, उसमें क्या है कि स्टेट इक्वल पैट्रोनेज देगी सबको. नाउ यहाँ पे तो ओवरवेलमिंग पैट्रोनेज बुद्धिज्म को दी जा रही है. सो उसके हिसाब से भी इंडियन सेकुलरिज्म के प्रिज्म से हम इसको देखते हैं, तब भी हम अशोका और अशोकन स्टेट को सेकुलर नहीं बोल सकते हैं. तो इससे क्या हुआ? सी ऑल दिस थिंग्स इट एलियनेटेड द ब्राह्मण कम्युनिटी. राइट, it created envy or jealousy in Brahmins. Why? Because see, जब बुद्धिज्म इमर्ज किया था, it emerged out of हिंदुइज्म. राइट, वैदिक हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म के थ्रू ही आपका बुद्धिज्म इमर्ज हुआ था एज ए सेक्ट आउट ऑफ हिंदू रिलीजन. ठीक है, तो बुद्धिज्म इमर्ज्ड एंड चैलेंज्ड हिंदुइज्म. राइट, और हिंदुइज्म एज प्रमोटेड बाय ब्राह्मण्स. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन दिस टू रिलीजन्स. और जब एक रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा तो जो दूसरी जो रिलीजन है, राइट, उसके जो केयर टेकर्स हैं, हुवर द प्रीस्ट, हुवर द ब्राह्मण्स, इट विल एलियनेट द ब्राह्मण्स. एनवेसी और जेलसी क्रिएट कर दी जाएगी बिकॉज मॉन्क्स वर गेटिंग एक्सट्रीमली रिच. राइट, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे मॉन्क्स रिच हो रहे थे और ब्राह्मण्स का लाइवलीहुड भी इंपैक्ट हो रहा था. हाउ?
सी हमने ये भी देखा कि अशोक का एम्फसाइज्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस में बुद्धिज्म ने क्या किया, क्या एम्फसिस था, बुद्धिज्म स्पेशली एम्फसाइज्ड ऑन स्टॉपिंग रिचुअलिस्टिक किलिंग ऑफ एनिमल्स, राइट। एनिमल सेक्रीफाइसेस जो किए जाते हैं उनको कंप्लीटली स्टॉप किया जाए, राइट। It was one of the main principles of Buddhism to ban ritualistic killing of animals so as to stop animal sacrifice. Now ये जो एनिमल सेक्रीफाइस होता था, राइट, हमने यज्ञ वगैरह देखे थे, हमने जब अर्ली वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर सोसाइटी के बारे में पढ़ा था तो हम उसमें देखा था गोघन, राइट, गेस्ट है उसको गोघन बोलते थे, और जो यज्ञ करवाता था, यज्ञ जो करवाता था वहां पे एनिमल सेक्रीफाइस होता था। तो इसके थ्रू क्या है, ब्राह्मण्स वर एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, एबल टू, इट वाज एन सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम व्हेन पीपल यूज्ड टू कंडक्ट वेरियस काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस सो एज टू प्लीज द गॉड्स, राइट। तो जब नॉन वायलेंस पे एम्फेसिस किया गया था, हमने ये भी देखा था इकोनॉमी यहाँ पे महाजनपद का राइज क्यों हुआ था। सी वन ऑफ द रीजंस वाज एग्रीकल्चर डेवलप्ड। एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ था, बिकॉज कैटल किलिंग्स वर टोटली स्टॉप्ड ड्यू टू राइज ऑफ बुद्धिज्म, बिकॉज बुद्धिज्म एम्फेसाइज्ड ऑन नॉन वायलेंस। तो जो उसका इकोनॉमिक बेस था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर वाज इम्पैक्टेड ड्यू टू नॉन स्टॉप किलिंग ऑफ कैटल। तो जब इसको इन्फोर्स किया गया तो जो ब्राह्मण्स हैं उनके पेट पे लात पड़ गई, राइट, दे वर नॉट एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, इनकम सोर्स भी उनके इम्पैक्ट हुए, राइट। सो दिस फर्दर एलिवेटेड देयर मिजरी एंड सफरिंग्स। सो इन्होंने फिर फर्दर एलिनेट किया ब्राह्मण्स को। एक और देखेंगे, सी अशोक का क्या किया, अशोका इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्मिटी और इनइक्वालिटी। यूनिफॉर्मिटी और इनइक्वालिटी इन द सेंस दैट यूनिफॉर्मिटी और इनइक्वालिटी इन सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज, ठीक है। सिविल लॉज में इक्वालिटी लेके आई गई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका, और इसको बोला गया व्यवहार समता। समता मतलब इक्वालिटी, राइट। सो व्यवहार समता सिविल लॉज में। सिमिलरली क्रिमिनल लॉज में भी इक्वालिटी लेके आएगी दंड समता, राइट। इसको बोला गया दंड समता, राइट। पनिशमेंट पे भी आपका क्या होगा, इक्वालिटी रहेगी। इक्वल पनिशमेंट फॉर सेम क्राइम, सेम पनिशमेंट फॉर सेम क्राइम। नाउ ये किसको वायलेट करता है, हमने पढ़ा था कि कास्ट बेस्ड जस्टिस उस टाइम पे होता था और कास्ट बेस्ड डिफरेंशिएशन था, राइट। अगर सेम क्राइम is committed by two different communities, one community is belonging to the top position of the varna hierarchy or caste hierarchy, and the other community, that is Shudras, who is at the bottom or the lowest of caste hierarchy, तो सेम क्राइम के लिए दोनों को डिफरेंट पनिशमेंट दी जाएगी। दिस वाज ऑल्सो रिटन इन वेरियस धर्मशास्त्रास, सो इट वाज कंप्लीटली इन कॉन्ट्राडिक्शन विद धर्मशास्त्रास। तो इट फर्दर you could say alienated the Brahmins, further promoted discontent or you could say resentment in the Brahmin community. इसी को आप कंपेयर कर सकते हो, कास्ट बेस्ड डिफरेंशिएशन था, राइट। फॉर एग्जांपल कुछ धर्मशास्त्रों में ये भी लिखा जाता है कि इफ अ ब्राह्मण बीट्स अ शूद्रा इट इज इक्विवेलेंट टू बीटिंग एन एनिमल, राइट। शूद्रा को ऑलमोस्ट एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो उसके इट इज़ नॉट सो कि एनिमल्स को एनिमल्स को मिसट्रीट करना वाज लेजिटिमेट इन द हिंदू रिलीजन, बट कहीं ना कहीं इवन उसके लिए भी पनिशमेंट हो गई। लेकिन जब ब्राह्मण्स करेंगे तो उनको लाइट पनिशमेंट मिलेगी। अगर शूद्र ही ऐसा कुछ रिवर्स काम करते हैं व्हेन दे बीट द ब्राह्मण्स, राइट, तो उसको बहुत बड़ा सिन माना जाएगा और उसके लिए हायर पनिशमेंट होगी। सो दिस वाज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका व्हेन दंड समता, राइट, इक्वालिटी इन एक्सटेंडिंग पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम वाज प्रमोटेड। अगर आप इसको रिलीजियस टाइम से कंपेयर करते हो, यू कुड कंपेयर इट विद SC एंड ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ये क्यों लाया गया? सी जो ब्रॉडर एम्बिट और ब्रॉडर कंटेक्स्ट था इंडियन कल्चर का, राइट, विच इज जिसमें कास्ट एक कोर एलिमेंट है, उसमें अगर आप देखेंगे जहां पे कास्ट एक कोर एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं जो इतने थाउजेंड ऑफ ईयर्स से जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, राइट, हमने देखा अनइक्वल पनिशमेंट, और प्लस ये जो पावर स्ट्रक्चर है ऑफ सोसाइटल रिलेशंस, ऑफ कास्ट रिलेशंस, जिसमें कहीं ना कहीं वेरियस लायबिलिटीज एक्सटेंड की गई और वेरियस काइंड ऑफ रिलीजियस डिसेबिलिटीज वर एक्सटेंडेड टू शूद्रास। इसको काउंटर करने के लिए और उनकी एट्रोसिटीज से उनको बचाने के लिए SC एंड ST
एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। नाउ इसमें क्या रिवर्स कंसेप्ट है, राइट, अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई दूसरी कम्युनिटी वाला एक्ट कमिट करता है SC एंड STs पे, तो यहाँ पे दे विल बी गेटिंग मोर पनिशमेंट, राइट, अश्योरिटी ऑफ पनिशमेंट है प्लस क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हायर है अगर आप कास्ट बेस्ड वायलेंस करते हैं। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी है, कोई समता नहीं है, दंड समता। और ये वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म्स इसका ये है कि अगर कोई हायर कास्ट SCs STs पे एट्रोसिटीज करता है और सेम कास्ट SCs और STs ही आपस में क्या है सेम वो करते हैं, तो दोनों के लिए क्या है सेम क्राइम के लिए डिफरेंट पनिशमेंट्स होंगी, ठीक है। तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है SC एंड और ST एक्ट का। हालांकि आप ये डिबेट कर सकते हो कि दोनों का मोटिव डिफरेंट होगा। व्हेन इट इज हायर और लोअर कास्ट वो एक पावर इक्वेशन की वजह से होगा, और जब सेम कास्ट में होगा तो पावर इक्वेशन मैटर नहीं करेगी, राइट, एज पर द बेसिस ऑफ कास्ट फैक्टर। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ था यहाँ पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ थी, ये हम नहीं बोल सकते अगर क्वेश्चन आता है आपका, बिकॉज इट इज स्टिल रूल ऑफ द किंग। जो किंग जो बनाएगा लॉ दैट विल बी गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस और वही माना जाएगा। कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं थे कि लॉ कोई रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे, इट इज स्टिल द किंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी नहीं होगी, हालांकि समता इंट्रोड्यूस करवाने की बात की, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर एग्जांपल इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, अगर कोई एक्ट एक कॉमन सिटीजन करता है और सिमिलर एक्ट हमारे देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट करता है तो सेम पनिशमेंट एक्सटेंड होगी, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एरिस्टोक्रेसी और अशोक का सेम क्राइम करेगा। हमने देखा अशोक कितना रूथलेस था, कितना वायलेंट था बिफोर द कलिंग वॉर और ड्यूरिंग द कलिंग वॉर, राइट। आफ्टर दैट उन्होंने रिपेरेशन किया, राइट। तो उसकी वजह से क्या है हम ये बोल सकते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ भी नहीं होगा। तो वो आप लॉ रॉन्ग कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम ये भी देखेंगे कि अशोका के और मौर्यस के दौरान प्रकृति को प्रमोट किया गया और संस्कृत को निगलेक्ट किया गया। नाउ संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण्स, राइट, और संस्कृत को ही मोनोपोलाइज करके दे वर मोनोपोलाइजिंग नॉलेज। तो जब नॉलेज भी वो मोनोपोलाइज कर रहे हैं और लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ योर आइडियोलॉजी और उसी की बेसिस पे नॉलेज इमर्ज हो रही है। मोस्ट ऑफ द धर्मशास्त्रास वर रिटन इन संस्कृत, राइट। तो जब संस्कृत को हुई निगलेक्ट किया गया तो इससे फर्दर जो है ब्राह्मण्स को उसका नुकसान हुआ। सो ऑल दीज फैक्टर्स क्रिएटेड वेरियस काइंड ऑफ एलियनेशन, डिसकंटेंटमेंट एंड रिजेंटमेंट इन द ब्राह्मण कम्युनिटी। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो पोस्ट मौर्यन स्टेट्स थी, आफ्टर मौर्याज जो मौर्यन स्टेट्स इमर्ज हुई और आगे तक चलेगी इवन बिफोर द राइज ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, तो यहां से हमें ब्राह्मणिज्म का हाई राइज देखने को मिलेगा, राइट। तो इसके बाद भी वेरियस, फॉर एग्जाम्पल सतवाहन, वाहनाज, शुंगाज और कनवाज, राइट। सतवाहनाज हमने देखा था डेक्कन में आए, शुंगाज और कनवाज दे विल बी एस्टेब्लिशिंग देयर रूल विद सेंट्रल इंडिया एज देयर कोर बेस। तो यहाँ पे ऑल दीज डायनेस्टीज दे वर रूल्ड बाय ब्राह्मण्स, ठीक है। और इसके बाद ब्राह्मणिज्म का लार्ज स्केल पे इमरजेंस होगा, ठीक है। अब ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनेज दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब बुद्धिज्म, पहले ब्राह्मणिज्म को बुद्धिज्म ने रिप्लेस किया, ना बुद्धिज्म को ओवरटेक करेगा ब्राह्मणिज्म और अपनी एम्फेसिस और प्राइम इंपॉर्टेंस यहाँ पे डोमिनेंस देखने को मिलेगी ब्राह्मणिज्म की। तो जो बुद्धिज्म ने किया उसको अंडू करने के लिए रिटेलिएशन और बैकलैश देखने को मिलेगा ब्राह्मण्स का। और इसी के दौरान क्या है काफ़ी टाइप की रिलीजियस परसिक्यूशन की जाएगी बुद्धिस्ट पे। फॉर एग्जांपल पुष्यमित्र शुंग, राइट, हमने देखा था कि पुष्यमित्र शुंग ही वाज द वो थे आपके कमांडर इन चीफ या सेनापति थे आपके बृहद्रथ के। बृहद्रथ आपके मौर्यन अंपायर के ही वाज द लास्ट रूलर। और बृहद्रथ जब इंस्पेक्शन करने गए हुए थे आर्मी के तो उनको असैसिनेट कर दिया पुष्यमित्र शुंग, राइट, उनके सेनापति ने असैसिनेट कर दिया। ये आप बोल सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री में इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट coup दैट टुक प्लेस इन आवर इंडियन हिस्ट्री, राइट। तो पुष्यमित्र शुंग ने देन आफ्टर दैट इन 185 BC ही एस्टेब्लिश्ड हिज ओन रूल। तो शुंग जस्ट लाइक अशोका इमर्ज्ड एज द king who promoted or wanted to promote or spread Buddhism
and take it to the next level. Similarly, Pushyamitra Shung tried to replicate this, but he gave patronage to Buddhism. तो उन्होंने क्या है, जब ये बैकलैश हुआ, रिटेलिएशन हुआ, इसमें क्या है, ही स्टार्टेड एंगेजिंग इन वेरियस काइंड ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन अगेंस्ट द बुद्धिस्ट मॉन्क्स. ठीक है. इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सेकंड क्या फैक्टर होगा ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन कल्चर और मौर्यन एम्पायर. सेकंड हम देखते हैं कि ह्यूज सुपरस्ट्रक्चर जस्ट कुड नॉट बी सस्टेन्ड बाय इकोनॉमिक बेस. हमने देखा था, पढ़ा भी था कि आर्मी, वास्ट आर्मी थी मौर्यास की, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी भी ब्लॉटेड ब्यूरोक्रेसी थी, ह्यूज ब्यूरोक्रेसी थी, राइट. और साथ साथ अशोका जिस हिसाब से पैट्रोनेज देते थे बुद्धिस्ट को और बुद्धिज़्म को, राइट, तो उससे भी ट्रेजरी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा. तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर था, इसको सस्टेन करने के लिए जो बेस था, ये जो स्टेट का सुपर स्ट्रक्चर था, इसको सस्टेन करने के लिए जो स्टेट का बेस, इकोनॉमिक बेस था, अगर वो वीक हो जाता है, कुछ भी रीजन, फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ जाते हैं, डिजास्टर आ जाता है, ड्रोट आ जाता है, जिसकी वजह से फेमाइन क्रिएट हो जाता है, तो ये जो इतना हैवी सुपर स्ट्रक्चर है, ये बेस आपका संभाल नहीं पाएगा और ये क्या, पूरे अंपायर क्रम्बल कर जाएगा. तो यही हुआ था कि ट्रेजरी एग्जॉस्ट हो गई थी, और ऐसा हुआ था कि जैसे टफ टाइम्स में आपको अपनी ज्वेलरी और गोल्ड बेचना पड़ता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी गोल्ड वाज मेल्टेड, राइट, टू रिजर्विनेट एंड रिफर्बिश द ट्रेजरी, राइट. तीसरा हम देखते हैं वीकर किंग्स. सी, जो मौर्यन किंगडम था, इट वाज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स रादर देन इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. इट डिपेंडेंट था ये किस पे, स्ट्रेंथ एंड पर्सनैलिटी ऑफ राजा. पीपल वर लॉयल टू राजा रादर देन राज्य. ठीक है. लॉयलिटी टू द किंग रादर देन लॉयलिटी टू द स्टेट. तो एज लॉन्ग एज राजा इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ही कुड स्ट्रेंथन हिज रूल, मेंटेन और कंसोलिडेट हिज रूल, और जो ग्रिप और कंसोलिडेशन होगा, राइट, उनकी जो पकड़ होगी अंपायर में बनी रहेगी. अगर जैसे ही, मतलब आपका जो अंपायर की एग्जिस्टेंस है वो किस पे, एक सिंगल इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रही है रादर देन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. अगर राजा वीक हो जाता है तो पूरा का पूरा अंपायर क्या है, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, और ऐसा भी देखने को मिलेगा. अशोका ने अपनी गद्दी को छोड़ा था, ही रिनाउंस्ड हिज एम्पायर इन 232 BCE, राइट. और वाई डिड ही, ऐसी क्यों पॉलिसी प्रैक्टिस की जाती है? सी, जब राजा ओल्ड हो जाता है और उनके सन्स यंग ग्रो कर जाते हैं, तो सन्स हैव देयर ओन एस्पिरेशन, राइट. तो ये ऐसा कुछ ना हो कि ईजिली स्मूथ ट्रांजिशन हो, तो राजा रिनाउंस कर देता है, और जो प्रिंस है, युवराज है, ही बिकम्स द किंग. तो जब अशोका के बाद जो उनके सक्सेसर्स आए, दे वर वीक पर्सनैलिटीज, राइट. जो स्टेप्स होने चाहिए थे किंगडम को मेंटेन करने के लिए, दे वर नॉट एबल टू टेक दी स्टेप्स. ठीक है. लैक्सिटी थी उनकी में, वो काम नहीं करना चाहते थे, उन्होंने इनिशिएटिव और एफर्ट नहीं डालना चाहते थे, और इसी वजह से, इनकी वीक पर्सनैलिटी की वजह से अंपायर क्या है, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा. सो इट वॉज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स रादर देन इंस्टीट्यूशंस. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो स्टेट का सेटअप हुआ जाता है, इट इज बीइंग सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स. स्टेट को कैसे डिजाइन करना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स कैसे होने चाहिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होंगे, राइट. तो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है यहाँ पे इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट. अगर पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ रहेगी, हु इज लीडिंग द कंट्री, वो और भी एक एडिड बेनिफिट होगा. लेकिन इवन इफ द वीक पर्सनैलिटी कम्स, देन स्टिल द इंस्टीट्यूशंस वुड बी एबल टू होल्ड द कंट्री टुगेदर. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं थे. तो एक डायग्राम देखते हैं. किसी, दिस इज किंग, राइट, और ये हमने देखा था उसके 4 प्रोविंसेस थे. इन प्रोविंसेस में क्या होगा, डायरेक्ट रूल होगा. मतलब प्रोविंस में गवर्नर्स होंगे, गवर्नर्स क्या होंगे, डायरेक्ट रूल में होंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल आपका नाउ डायरेक्ट रूल इन द सेंस कि आप इसको कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हो ब्रिटिश एम्पायर के, जो ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, तो जो डायरेक्ट रूल था वो था ब्रिटिश प्रोविंसेस में, राइट, जहां पे गवर्नर्स होते थे, राइट, एलजीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, तो और गवर्नर्स, और सेंटर पे कौन बैठता था, गवर्नर जनरल, राइट. तो यहाँ पे किंग होगा,
पूरा अंपायर उसका होगा, ऐसे ही पूरे अंपायर को बांटा गया होगा वेरियस प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस में गवर्नर्स डायरेक्ट रूल कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ से टैक्स जाएगा। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, इसका थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। दूसरा, कुछ पार्ट ऑफ द अंपायर विल बी अंडर इनडायरेक्ट रूल, ठीक है। कुछ किंगडम जो होंगे वो अशोका और मौर्यन अंपायर की सुजरेनिटी के अंडर होंगे, राइट, मतलब दे विल बी अंडर इनडायरेक्ट रूल। इसको आप कंपेयर कर सकते हो ब्रिटिश अंपायर में जो प्रिंसली स्टेट्स थी उससे कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑटोनॉमी ज़्यादा होगी, राइट। किंग वुड बी कंप्लीटली ऑटोनॉमस विद इन हिज ओन टेरिटरी, लेकिन उसकी लॉयलिटी वो किसकी सुजरेनिटी के अंडर आएगा, उसकी लॉयलिटी विल बी टूवर्ड्स द किंग, राइट। तो ये स्मॉलर किंग होगा अपनी ही टेरिटरी में, राइट, और ही इज द लार्जर किंग हु इज सिटिंग एट पाटलिपुत्र। तो इसको लॉर्ड बोलेंगे, इसको वैसल बोलेंगे, तो इट इज अ काइंड ऑफ ए लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप। अगर इसको लॉर्ड बोलते हो तो इसको बोलेंगे ओवरलॉर्ड, राइट। किंग ऑफ किंग्स, राजा धीराज, चक्रवर्ती सम्राट, छत्रपति, राइट। तो ये होगा। अब इसको मैं एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, सी अगर यहां पे किंग वीक होता है तो दीज गवर्नर्स, ये जो है, और दीज इंडिपेंडेंट यू कैन से स्मॉल स्टेट्स जहां पे इनडायरेक्ट रूल है, दे विल स्टार्ट असर्टिंग देमसेल्व्स, राइट। तो जैसे ये वीक होगा ये यूनिट स्ट्रांग हो जाएगी और अंपायर ब्रेकअप कर जाएगा। अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो ये इनको कंट्रोल कर सकता है। सो दिस इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन वीकर किंग्स। जैसे राजा वीक हो जाता है, ठीक है, सेंटर वीक हो जाता है, ये जो है यूनिट्स ये अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट कर देती है। अगर राजा स्ट्रांग रहेगा तो क्या कर सकता है, कंट्रोल कंसोलिडेशन कर सकता है, कंट्रोल और टाइट ग्रिप रख सकता है। फॉर एग्जांपल गवर्नर्स क्या है, रोटेशन पॉलिसी थी, रोटेशन और ट्रांसफर कर सकता है अगर राजा स्ट्रांग है। अगर राजा वीक होगा गवर्नर विल नॉट फॉलो the orders of the weak raja because he is weak, he will not be able to enforce his authority or enforce his command, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग राजा विल बी इन्फोर्सिंग हिज कमांड। प्लस राजा मतलब राज्य वीक हो रहा, मतलब अगर यहाँ पे सी यहाँ से भी टैक्स आ रहा है और ये इनडायरेक्ट रूल होगा, ये क्या देंगे, इसको ट्रिब्यूट देंगे, ठीक है। ट्रिब्यूट इन द सेंस की ईयरली कुछ ट्रिब्यूट जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अंडर डायरेक्ट रूल, इट इज इनडायरेक्ट रूल। तो ट्रिब्यूट it is a way of saying of a sub raja or a local raja that I am loyal to the king, और king extract करता है tribute from the this vessel, ठीक है। तो यहां से इन सबसे ट्रिब्यूट जा रहे हैं, यहां से इसके पास टैक्सेस जा रहे हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा, सेंटर रहेगा। अगर राजा स्ट्रॉन्ग है, उसके रिसोर्सेज अच्छे, इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है, तो उसके पास आर्मी भी वास्ट होगी, और ये जो आर्मी वास्ट है ये यहाँ पे अगर कोई भी रिवोल्ट करता है, राजा यहाँ पे अपनी आर्मी सेंड करके इस रिवोल्ट को, रिबेलियन को क्रश कर देगा, और वन किंग और वन गवर्नर विल बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर गवर्नर। बट दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द राजा इज स्ट्रॉन्ग एट द सेंटर, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मटेरियल कल्चर, तो मटेरियल कल्चर स्प्रेड हुआ तो रीजनल पावर सेंटर्स डेवलप हुए थे, राइट। तो जो मटेरियल कल्चर था जिसके बेसिस पे मौर्यन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, जब ये मटेरियल कल्चर दूसरे पार्ट्स ऑफ द अंपायर में जाएगा तो वहां पे भी स्टेट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मौर्याज की जो डिस्टिंक्ट एडवांटेज थी वो लूज कर देंगे, राइट, उस डिस्टिंक्ट एडवांटेज को। तो ये दो फैक्टर्स, वीक राजा एंड राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स ड्यू टू स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर, इससे क्या होगा, अंपायर फिर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। अब हम दो और मेन फैक्टर्स की बात करते हैं जिसकी वजह से मौर्यन अंपायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। फर्स्ट, इसमें जो फोर्थ फैक्टर हमने तीन पढ़े, जो मेन कोज था कि अशोका वाज नॉट एबल टू इंश्योर द डिफेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर, राइट। तो हम ये देखेंगे कि इस टाइम पे सेंट्रल एशिया में क्या है, काफी फ्लक्स देखने को मिलेगा, बहुत सारी चर्निंग देखने को मिलेगी ड्यू टू द सीदियन ट्राइब्स, राइट। सीदियन ट्राइब्स दे वर वेरी ब्रूटल, एग्रेसिव, वेरी ब्रेव, और उनकी जो वारफेयर स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी, राइट। और इसी की वजह से क्या है, वो एक डेंजर पोज करते थे टू ऑल द नेबरिंग किंगडम्स। हम ये देखेंगे सेंट्रल एशियन रीजन है, वहाँ के हॉर्स बहुत पॉपुलर रहते हैं, राइट, बहुत हाई क्वालिटी और हाई ब्रीड के हॉर्सेज होते हैं। सो दे यूज टू माउंट ऑन हॉर्सेज और हाउ हॉर्स बेस्ड, दैट इज कैवलरी बेस्ड, दे यूज टू launch this kind of warfare on their enemies, right, and plus they were very brutal and ruthless। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेंजर इमर्ज करके आ रहा था इस टाइम पे। नाउ इस डेंजर से
क्या था, सी जो सेंट्रल एशिया है, अगर आप मॉडर्न नेशन स्टेट्स की बात करते हो, स्टेट्स ऑफ फॉर एग्जांपल ये एक बॉर्डर देख लेते हैं, दिस इज चाइना एंड दिस इज सेंट्रल एशिया, राइट। तो जो कजाकिस्तान है, मॉडर्न कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इनकी जो ईस्टर्न जो बाउंड्रीज है ये लगती है आपकी चाइना के साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंटिन्यूस क्या है, एक डेंजर पोज हो रहा था टू चाइना, और इस डेंजर से खुद को बचाने के लिए जो यहाँ के रूलर थे चाइना के इस टाइम पे, शी हुआंगटी, ही कंस्ट्रक्टेड द ग्रेट चाइना वॉल, राइट। तो उससे तो चाइना का डिफेंस इंश्योर हो गया, और ये चाइना वॉल का कंस्ट्रक्शन वो फिनिश हो गया था बाय 220 BCE। लेकिन हमने ये देखा था कि इसी टाइम पे क्या 232 BC, जस्ट 12 ईयर्स इससे पहले क्या है, अशोका रिनाउंस्ड हिज थ्रोन। तो इस टाइम पे क्या है, अशोका ने जो स्पेशली वेस्टर्न फ्रंटियर है, राइट, जिसके थ्रू क्या है हिंदू कुश रेंज, राइट, जिसमें वेरियस माउंटेन पासेज है, खाइबर पास हमने पढ़ा था, तो उसके थ्रू अटैक करना है, अटैक कर सकते हैं आपके सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान से और पर्शिया से, राइट। उससे प्रिवेंट करने के लिए अशोका, सिंस अशोका क्या है ड्यूरिंग दिस टाइम ही उनका जो फोकस था, राइट, वो कहीं ना कहीं डाइवर्टेड था टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म, तो वो उतने एक्टिव स्टेप्स नहीं उठा पाए। फॉर एग्जांपल अगर ये हिंदू कुश थी, अगर इसमें माउंटेन पासेस हैं, अगर यहाँ पे इनको ब्लॉक कर दिया जाता तो यहाँ से क्या है आपके सीडियंस भी अटैक नहीं कर सकते थे, लेकिन अशोका का फोकस नहीं था। एनसीईआरटी में बोला जाता है कि जो वीक रूलर से दे वर द मेन फैक्टर्स, राइट। अशोका को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे हैड अ काइंड ऑफ एन आइडियोलॉजी और एजेंडा टू प्रोटेक्ट अशोका सिंस, बट एनसीईआरटीज में भी क्या है वो दिखता है, अशोका को ज़्यादा कसूरवार नहीं माना गया है। बट ये कहीं ना कहीं आप देखिए शी हुआंगटी वाज एबल टू प्रोटेक्ट द फ्रंटियर्स ऑफ चाइना, वेयरएज इफ अशोका कुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव, राइट, अगर उनका फोकस थोड़ा सा एम्पायर बेस्ड ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू दिस रिलीजन और प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म वाज कंसर्न, तो अगर ये माउंटेन पासिस है इनके जो गैप उसको प्लग कर दिया जाता तो वी वुड हैव बीन एबल टू प्रिवेंट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, राइट। तो जब ये इनकी क्या है, सी सेंट्रल एशिया से चाइना की तरफ तो नहीं जा पाए, सो दे डिफ्लेक्टेड और ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन, राइट। अफगानिस्तान में कौन रूल कर रहा था, ग्रीक्स, राइट। बक्ट्रिया, राइट, BACTRIA, बक्ट्रिया जो किंगडम था वो आपका ग्रीक्स के अंडर था, और आपके पर्शियंस थे सिमिलरली, राइट, जो ईरान में रूल कर रहे थे। तो उन्होंने सीडियंस ने क्या है, दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पर्शिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं कर सकते, तो सिंस दे वर होस्ट बेस्ड, स्विफ्टनेस थी, मोबिलिटी थी, मूवमेंट थी, तो अब क्या देखने को मिलेगा, सिंस दे वर रूथलेस, तो ये जो ग्रीक्स और पार्थियंस हैं जो यहाँ पे करंटली रूल कर रहे हैं, ग्रीक्स इन अफगानिस्तान एंड पार्थियंस इन पर्शिया और ईरान, इनको क्या पुश करेंगे, राइट, इनको डिस्प्लेस करेंगे। और सबसे पहले अब क्या है, जब ये डिस्प्लेस होंगे तो हमें क्या है, सीरीज ऑफ इन्वेजन्स देखने को मिलेगी, और ये इन्वेजन्स की जो सीरीज है, ये वेव्स आपकी टिल द क्रिश्चियन ईरा, राइट, ऑनसेट ऑफ क्रिश्चियन ईरा, जिसको 0 आपका जहां से AD का स्टार्ट हो जाता है, राइट, तो वहां पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ग्रीक्स अटैक करेंगे बिकॉज ऑल दिस वर डिस्प्लेस्ड और पुश्ड टूवर्ड्स इंडिया बाय सीडियन ट्राइब्स। फिर पार्थियंस का वेव आएगा, ठीक है, तो ये हमें क्या है वेरियस, फिर आएंगे शाकाज, और फिर लास्ट में आएंगे कुशांस। कुशांस ही थे आपके सीडियन ट्राइब्स, राइट, कुशांस वर द सीडियन ट्राइब्स, उनके यूचीज और तोकैरियंस भी बोला जाता है, राइट। तो ऐसे सीरीज ऑफ इन्वेजन्स होगी इसी, और ये हमारा लिंक बनता है फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज सेंट्रल एशियन कॉन्क्वेस्ट। तो सेंट्रल एशिया से अटैक्स होंगे, राइट। लास्ट इज ऑप्रेसिव रूल। हमने पढ़ा था कि जो दुष्ट अमात्यास के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, दुष्ट मतलब ऑप्रेसिव, अमात्यास मतलब ऑफिशियल्स। तो ऑप्रेसिव ऑफिशियल्स जो who were posted in various parts of the empire, they used to conduct various kind of oppression and atrocities on the local population। तो इससे कहीं ना कहीं लोकल पॉपुलेशन में भी एक रिजेंटमेंट था, राइट। तक्षशिला में हमने देखा कि इसी को काउंटर करने के लिए क्या है, अशोका को पोस्ट किया गया था, और गवर्नर वाज रिप्लेस, अशोका वाज पोस्टेड एट तक्षशिला बिकॉज तक्षशिला क्या फ्रंटियर रीजन हो गया आपको, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। तो जब किंग वीक हो जाएगा और जब ये वेरियस फैक्टर्स क्या इनका इंटरप्ले होगा, तो क्या है, ये जो लोकल पॉपुलेशंस हैं हु वर अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज ऑप्रेसिव ऑफिशियल्स, दे
वो अपना जो अंदर का जो रिजेंटमेंट है, डिसकंटेंटमेंट है, वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे थ्रू रिबेलियंस, थ्रू रिवोल्ट्स, राइट। तो इनको लीड करेंगे जो लोकल राजा और लोकल एलिट्स होंगे उस एरिया के। तो ये वेरियस रिवोल्ट्स भी आए, राइट, स्टेट फॉर्मेशन हुआ हमने देखा उसकी वजह से भी, और मल्टीपल फैक्टर्स किंग्स की वजह से भी। तो इसकी वजह से मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। इसी को काउंटर करने के लिए अशोक का क्या है, सिंस वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती थी उस टाइम पे, अशोक यूज टू गो ऑन पिलग्रिमेजेस फ्रॉम टाइम एंड अगेन, ठीक है। पिलग्रिमेजेस है तो डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द अंपायर में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेक में रख सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनका एक काइंड ऑफ मेथड था अशोका का कि टू रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अंपायर, और वहाँ का जो ऑपरेशन हो रहा है उसी को कहीं ना कहीं कंट्रोल और राइनिंग करने की कोशिश की जाए। कुछ ब्रीफ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में वो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, लेकिन कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेगास्थनीज व्हेन ही केम टू पाटलिपुत्र, तो उनके अकाउंट्स में एक 84 पिलर्ड हॉल को मेंशन किया गया है एट द प्लेस कॉल्ड कुम्भहार। ना कुम्भहार क्या है, इट लाइज ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ मॉडर्न पटना। सेकंड, जो स्टोन आर्किटेक्चर था वो काफ़ी अच्छा था मौर्याज का। हमने देखा कि पिलर्स इरेक्ट किए गए हैं अक्रॉस द कंट्री, राइट। हमने रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ा था, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। तो ये जो पिलर्स और कैपिटल्स बनाएगी, फॉर एग्जांपल सारनाथ पिलर, ठीक है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? ये जो पिलर्स था इसमें यूज होता था आपका स्पेशली इन दिस गैंगेटिक रीजन और गैंगेटिक बेस एज फार एज दिस दैट पोर्शन इज कंसर्न, ठीक है। तो ये आता था आपका चुनार एरिया से। चुनार क्या है, एक हिल है जो लाई करती है आपकी मिर्जापुर, जो करंट मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, राइट। ये आपका बिल्कुल वाराणसी के पास आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहां से क्या है, स्टोन क्वारीज से क्या है, आपके बड़े बड़े पत्थर हैं वो दे वर ट्रांसपोर्टेड अलोंग द रिवर्स, राइट, और थ्रू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जहां पे उनको इरेक्ट करना किया जाता था वहां पे ही उसकी क्या है पॉलिशिंग और उसको एक शेप दी जाती थी इन फॉर्म ऑफ अ शाफ्ट, राइट। तो इट इज अ ग्रेट फीट ऑफ इंजीनियरिंग, राइट, कि इतने बड़े को ट्रांसपोर्ट करना, फिर इतने बड़े स्ट्रक्चर बनाना और उसको इम्बेलिश करना, राइट, उसको कार्व आउट करना इन द फॉर्म ऑफ ए शाफ्ट ऑफ ए पिलर, राइट, और उसको इतनी अच्छी पॉलिशिंग करना, राइट। उनकी पॉलिशिंग जो थी पिलर्स की वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं compete करती है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोट्री के साथ। इतने ज़्यादा उनमें देवर सो मच ग्लॉसी दीज मॉरियन पिलर्स, ठीक है। तो एक तो हो गया शाफ्ट, राइट, तो शाफ्ट को पूरा प्लेस किया जाता था, उसको इरेक्ट किया जाता था और उसको कार्व आउट किया जाता था, एक शेप दी जाती थी। और उसके ऊपर जो कैपिटल होती है, राइट, जैसे सारनाथ कैपिटल हो गई, उस पर आप लाइन्स देखते हो, राइट। एबेकस, उसमें वो आपका एबेकस होता है, राइट, और बेल होता है, बेल स्ट्रक्चर होता है, तो उसको अलग से डिजाइन किया जाता था, शाफ्ट के ऊपर उसको रखा जाता था। तो ये करने के लिए आपकी इंजीनियरिंग और वो काफ़ी हाईली एडवांस होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। तो ये उस टाइम के आर्टिजन्स के और जो क्राफ्ट्समैन है उनकी ये कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग स्किल्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। धौली रॉकेट एलिफेंट हमने पढ़ा था, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे मटीरियल कल्चर के बारे में, तो वो भी इस टाइम बना गया था। सिर्फ ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपका प्रीलियम्स में, वन ऑफ द प्रीलियम्स, उसमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को बोला था। तो उसमें एक धौली रॉकेट एलिफेंट था, तो टेम्पल्स भी था उसमें। तो टेम्पल्स बाद में बने थे, लेकिन सबसे पहले ये रॉकेट एलिफेंट हमने देखा जब ये पढ़ रहे थे। तो ये इंटरलिंकेजेस के थ्रू भी आप आंसर्स पे अराइव कर सकते हो, यू नीड नॉट क्रैम एनीथिंग, राइट। बराबर केव्स हमने पढ़ा था कि रॉकेट केव्स बनाएगी मॉन्क्स को हाउस करने के लिए, ठीक है। बराबर आपका क्या है, बराबर हिल्स हैं उनके अंदर ये केव्स बनाएगी, इसलिए इनको बराबर केव्स बोला जाता है। ये आपका गया जो है, मॉडर्न गया, उनके आसपास उनकी विसिनिटी में लाई करती है, राइट। टेराकोटा, टेराकोटा का भी लार्ज स्केल पे यूज होता था। हमने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था, टेराकोटा किस लिए यूज होता है, सिमिलर पर्पस, सिमिलर यूज यूटिलिटी यहाँ देखने को मिलेगी। टेराकोटा क्या होता है, आप क्ले को जब बेक करते हो, राइट, उसको स्ट्रेंथन करते हो और शेप देते हो, दैट इज नथिंग बट टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा के टॉयज देखने को मिलेंगे, राइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी टॉयज थे, यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टॉयज में एक इंपॉर्टेंट एनिमल रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट, एलिफेंट। हमने एलिफेंट के बारे में पढ़ा था, वाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट इन मौर्यन एम्पायर इन आवर प्रीवियस लेक्चर, राइट। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे होगा। मदर गॉडेस जो थी वहाँ पे फर्टिलिटी गॉडेस थी, यहाँ पे भी मदर गॉडेस को पूजा जाता था। तो ये जो सारी जो थे स्ट्रक्चर्स दे वर मेड इन टेराकोटा। सिमिलरली स्टैचूज देखने को मिलेंगे, स्टोन स्टैचूज ऑफ यक्ष एंड यक्षिनी, ठीक है। फेमस यक्षिनी स्टोन स्टैचू मिला आपका इन मॉडर्न दीदारगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, ठीक है। यक्ष एंड यक्षिनी के बारे में भी हमने बहुत पहले पढ़ा था, उसमें हमने देखा था दीज आर स्पिरिट गॉड, दीज आर नेचर स्पिरिट्स, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इन महाभारता जब पांडव एक तालाब में, ठीक है, जब वो वनवास काट रहे होते हैं, जब व्हेन दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द अंपायर, राइट, तो वहां पे उस टाइम पे क्या था, ऑल ऑफ दीज 5 ब्रदर्स दे वेंट टू अ लेक, राइट। तो जो लेक की खुद की एक स्पिरिट थी, उन्होंने बोला कि फर्स्ट यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चंस, ओनली देन आई अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक, राइट। तो दीज आर द नेचर स्पिरिट्स, यक्ष एंड यक्षिणीज। तो इसका स्टेचू भी मिला है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं सुदर्शन लेक के बारे में। सी सुदर्शन लेक जो है, इट वॉज फर्स्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट वॉज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मौर्याज, राइट। मौर्यन अंपायर चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान इसको बनाया गया था। उस टाइम के जो गवर्नर थे आपके, जो सौराष्ट्र रीजन के जो गवर्नर थे, ठीक है, तो गिरनार हिल्स आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, वहां पे सौराष्ट्र रीजन आप देखोगे गुजरात का, वहां पे गिरनार हिल्स लाई करती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज गुजरात, दिस इज इंडियन कोस्ट, तो ये जो रीजन है दिस इज सौराष्ट्र, तो यहाँ पे गिरनार है, तो यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, उसके अक्रॉस डैम बनाया गया, ठीक है। उस डैम से एक लेक आर्टिफिशियल रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया गया और इसी के थ्रू क्या इरिगेशन दी जाती थी वेरियस फील्ड्स को। हमने देखा कि वैसे भी थोड़ा ड्राई रीजन, तो लेक का कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर थे, ठीक है, उनका नाम था पुष्यमित्र वैश्य। ही इज नॉट द पुष्यमित्र शुंगा जो बाद में आए थे, राइट, बिकॉज दोनों टाइम गैप काफी है। तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। तो जो लोकल लोग थे उन्होंने श्रम दान किया, अपना लेबर प्रोवाइड किया, और उसकी वजह से क्या है, ये फर्स्ट टाइम सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन हुआ था। नाउ सिंस द लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द लोकल पीपल, ठीक, ऑन द लोकल इनिशिएटिव दिस डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, दिस रिजर्वायर और लेक इज कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे या तो इरिगेशन लेवी ज्यादा स्टेट नहीं लगाएगा, बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर देगा। सुदर्शन लेक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ 800 ईयर्स इट वॉज मैनेज्ड बाय द लोकल पीपल, राइट। तो लोकल पीपल के इनिशिएटिव में बना, उनका स्टेक था उसके अंदर, तो लोकल पीपल मैनेज करते, दे हैड नॉलेज। और सिमिलर कंसेप्ट आप देखोगे आज की जो लोकली पंचायत राज पे क्यों एम्फेसाइज किया जाता है कि अगर जो लोकल लोग वही गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉटम अप गवर्नेंस होगा, तो उनके अंदर एक स्टेक होल्डर मेंटेलिटी डेवलप होगी, ठीक है। इसी की वजह से मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एसेट्स इज पॉसिबल। गवर्नमेंट एसेट्स बनाती है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज कर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, राइट। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है, जब शाका रूलर आएंगे, राइट, रुद्रदमन, उनके जो गवर्नर होंगे वो उन्होंने इसको रिपेयर किया, ये जो है इसको रिपेयर किया गया, ये रिजर्वायर ड्यूरिंग द शाका रूलर रुद्रदमन के टाइम पे। तो ये रिपेयर जो किया गया, इस पे भी एक इंस्क्रिप्शन थी रुद्रदमन की, राइट, संस्कृत में इंस्क्रिप्शन थी, उसको बोला जाता है आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। और इसके बाद फिर रिपेयर वर्क हुआ था ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम्स, राइट, उस टाइम पे भी रिपेयर वर्क्स क्रिएट आपके हुए थे। सो दिस वाज द मौर्यन अंपायर। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी डीलिंग विद सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स।